सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके बाद उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट के फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियोज लेकर आता रहता हूं। दिल्ली सल्तनत के ऊपर मैंने कम से कम 4 वीडियोज बनाई। उसके बाद मुगल काल मेरा ये चल रहा है, और उससे पूर्व में भक्ति आंदोलन में सूफी आंदोलन और जो भक्ति आंदोलन हुए थे उन पर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हुआ हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो मुगल काल से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूटेट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का टीईटी एग्जाम हो। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से मुगल काल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को आते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने काफ़ी टाइम पहले से अगर इनको पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर शिक्षण शास्त्र के ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारे इस तरीके के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास पूछे जाते हैं। तो शिक्षण शास्त्र के ऊपर तो मैं अगर सामाजिक अध्ययन की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं 2022-23 के उस पर, टीईटी पर भी दोस्तों। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उनके ऊपर लगभग 20 से ऊपर वीडियोस बनी हुई दोस्तों। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस का भी संकलन या अध्ययन जरूर करिएगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने आ रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था भारत में वो 1526 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और बाबर ने इस मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। तो किस वंश को इन्होंने हराया था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो ये सारे दिल्ली सल्तनत के वंश हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। तो ये कह सकते हैं कि लोधी वंश का अंत करके, यानी कि लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखी थी दोस्तों। तो लोधी वंश को क्या किया था? परास्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ रखे हैं 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 या 20 अप्रैल 1527। तो याद रखेंगे दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगमा नीति क्या होती है दोस्तों कि जहां पर राजा जा रहा होता है उससे पहले पूरी सेना को 4 टुकड़ियों में बांट दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इनके आगे बैलगाड़ियां लगा दी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक तुलुगमा नीति का प्रयोग किया जाता है कि चारों ओर से 4 टुकड़ियों में सेना को विभाजित कर देना। तो ये तुलुगमा नीति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था युद्ध में, वो किया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। तो तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई दोस्तों? तो बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप कहेंगे मुगल बादशाह बाबर को। और बाबर ने ये उपाधि तब ली थी जब उसने पहला युद्ध लड़ लिया था आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में जब उसने जीता था, तो उसने अपने खजाने का जो मुंह था वो अमीरों के लिए, सगे संबंधियों के लिए खोल दिए थे, और इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। तो याद रखेंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें ही बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी दोस्तों। ठीक है, कलंदर एक उपाधि उदारता का द्योतक है,
तो कलंदर की उपाधि बाबर ने ली थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड आपको पता है जीटी रोड जो है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है दोस्तों। तो भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाई थी, यहाँ पर ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाई थी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। आपको पता होना चाहिए कि 1540 में शेरशाह सूरी ने आपका जो बिलग्राम का युद्ध था उसमें हुमायूं को हराया था और यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना कर डाली थी। उससे पूर्व ये आपका बाबर के ही सेना में था दोस्तों। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक जो रोड थी उसको बनाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात की जो विजय थी दोस्तों 1571 ईस्वी में गुजरात विजय की थी अकबर ने। ठीक है, और इस यादगार में अकबर ने क्या बनाया था? यहाँ पर है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्धि बसीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने जब गुजरात विजय की थी अकबर ने। ठीक है, गुजरात विजय पर ही सबसे पहले कहा जाता है कि अकबर ने समुद्र भी देखा था पहली बार। ठीक है, और गुजरात विजय की ही यादगार में 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया गया था फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था गुजरात विजय की यादगार में 1571 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या अब्दुल रशीद। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे अबुल फजल। अबुल फजल जो कि अकबर के ही ये कह सकते हैं कि दरबार में था। ठीक है, तो अबुल फजल ने आपका क्या लिखी थी? आईने अकबरी, जो कि अकबर की आत्मकथा भी है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी फारसी भाषा में दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है, ये चीज़ आप लोग माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और उसके बाद आपका 30 साल बाद यानी कि 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही दोस्तों एक धर्म की संज्ञा दी गई इसको कई इतिहासकारों के द्वारा। ये एक धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो याद रखेंगे दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था वो अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। और इस जो दीन ए इलाही जो धर्म नया धर्म था, इसमें सभी धर्मों के जो उच्च विचार थे उनको लिया गया था इस दीन ए इलाही धर्म में दोस्तों। तो अकबर के द्वारा चलाया गया था 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दक्षिण भारत में ये कह सकते हैं कि पहली मुस्लिम जो शासिका थी वो चांद बीबी थी दोस्तों। ठीक है, तो चांद बीबी किसके शासनकाल मतलब किस राजा को उसने बरार यानी कि अकबर को उसने बरार को सौंपा था? तो चांद बीबी कहाँ से संबंधित थी दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो चांद बीबी का संबंध है वो अहमदनगर से है दोस्तों। ठीक है, अहमदनगर की शासिका थी और बरार को उसने अकबर को सौंप दिया था दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों याद रखिएगा, मनसबदार जो होता है वो एक प्रकार का रैंक होता है। जैसे आजकल ये कह सकते हैं कि विभिन्न हमारे जो पदाधिकारी होते हैं या जो अधिकारी वर्ग होते हैं तो उनमें एक रैंक होता है दोस्तों।
ठीक है। चाहे फौज में चले जाएं तो वहां पर भी क्या होता है, रैंक होता है, जैसे हवलदार हो गया, उससे पहले उसके बाद जैसे सूबेदार हो गया, फिर मेजर, मेजर कर्नल, इस टाइप से जो रैंक होते हैं। इसी प्रकार से ये मनसबदारी जो प्रणाली थी एक रैंक पर आधारित थी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लाई जाती थी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मनसबदारी प्रणाली का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे कि प्रशासनिक प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किसने किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों, और ये लगभग इसके जो संकेत मिलते हैं मनसबदारी प्रणाली के मुगल काल में, ये मिलते हैं लगभग 1575 ईस्वी के आसपास से। रैंक देना उसने शुरू कर दिया था, यानी कि मनसब बनाना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो अकबर को मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभकर्ता माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। ठीक है, अपने काल का जो महान संगीत है, आपने तानसेन का नाम सुना होगा कि तानसेन का संबंध किससे है, तो संगीत से है। ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार में थे, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकबर के ही टाइम पर तानसेन भी हुआ करते थे, उनके दरबार में रहते थे। और तानसेन की एक उक्ति है कि भलो भयो विधि न दियो शेषनाग को कान, धारू मेरू बाजरो तानसेन को तान। ठीक है ना, तो अकबर के टाइम पे थे तानसेन। ठीक है, याद रखेंगे, और एक महान संगीतज्ञ थे तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी, यहाँ पर ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, फारसी, चाहे दिल्ली सल्तनत की भी बात करें हम, तो वहाँ पर भी जो राजभाषा थी वो फारसी थी, और मुगल काल की भी राजभाषा क्या थी, फारसी थी दोस्तों, याद रखेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा पर थोड़ा भर्त्सना करने वाला या फिर हल्की फुल्की रोक भी लगाने की कोशिश करी थी, तो वो किस मुगल सम्राट ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। ठीक है, और इस पर रोक लगाने की कोशिश भी करी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो ये चीज मैं आप लोगों के सामने कह चुका हूं कि मुगल राज्य की नींव 1526 ईस्वी में आपका पानीपत के जो प्रथम युद्ध था उससे पड़ी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इससे ही आपका मुगल राज्य की नींव भारत में पड़ी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, यानी कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसके शासनकाल को चित्रकारी का समय कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है चित्रकारी का स्वर्ण युग भी किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, यह किसके शासनकाल में मुगल चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो याद रखेंगे दोस्तों, चित्रकारी की अगर हम बात करें, चित्रकारी का स्वर्णकाल अगर हम कहें मुगल काल में, तो वो कहा जाता है जहांगीर के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्रकार इसके दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, तो चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगर वास्तुकला की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वास्तुकला की अगर हम बात करें तो ये आपका शाहजहां के टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई दोस्तों उसने। और साहित्य का स्वर्णकाल की अगर हम बात करें तो अकबर के टाइम को कहा जाता है, क्योंकि इसके समय पर बहुत सारे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के टाइम को कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णकाल आपका जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, और जो वास्तुकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो आपका शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन था चित्रकारी, तो चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवन कथा आईने अकबरी किसने लिखी थी, ये आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर अब्दुल फजल फैजी, अब्दुल नबी खां या बीरबल। तो याद रखेंगे अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। ठीक है, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों
का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था। यानी कि अपनी डायरी में कौन लिखता था यहाँ की वनस्पतियों के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, ऋतुओं और फलों का के बारे में कौन लिखता था डेली डायरी में अपने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब। तो याद रखना दोस्तों, मुगल स्थापत्य का जो राजा था बाबर हमेशा अपने डायरी में क्या करता था, भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के बारे में डेली लिखता था। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में कौन करता था, तो याद रखेंगे बाबर के द्वारा किया जाता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? आपको पता है शेरशाह सूरी पहले मुगल वंश में ही हुआ करते थे। बाद में उन्होंने चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, 2 युद्ध लड़े हुमायूं के साथ, और उनमें दोनों में हुमायूं को हराया और हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसकी जो महानता का द्योतक, और सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह ने, तो महानता का जो द्योतक था उसकी महानता का द्योतक क्या था? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शेरशाह सूरी की महानता का जो द्योतक था वो था उसके प्रशासनिक सुधार। यद्यपि शेरशाह सूरी ने कोई भी नया प्रशासनिक सुधार नहीं लाया, लेकिन जो पहले से जो प्रशासनिक कार्य चले आ रहे थे उनको उसने इतना सुधारा कि वो ना तो उससे पहले कभी हुआ करते थे और ना ही उसके बाद हुए हैं। ठीक है, तो शेरशाह की महानता का द्योतक उसके प्रशासनिक सुधारों को माना जाता है। इसको आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हुमायूंनामा किसने लिखी है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूंनामा किसने लिखी है। यहाँ पर है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम। तो बाबर की ही पुत्री गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन भी थी। ठीक है, हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की आत्मकथा है इसमें। ठीक है, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, सौतेली बहन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के टाइम पर महाभारत का जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया वो किया गया था रज्मनामा के नाम से दोस्तों। ठीक है, रज्मनामा नाम से इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। आप लोग इसे याद रखेंगे। और ये माना जाता है कि फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था महाभारत का, वो किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, बदायूनी के द्वारा। ठीक है, कहा जाता है कि 4 साल से ऊपर लग गए थे, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है महाभारत में, उनका फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए। और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा में ये अनुवादित किया गया है फारसी भाषा में। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा लिखी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधार बहुत अच्छे तरीके से हुए थे अकबर के टाइम पर। इसके लिए कौन उत्तरदायी था? यहाँ पर ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारी मल। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था आपका टोडरमल। एक व्यवस्था चलाई थी इन्होंने भू राजस्व में सुधार के लिए, दहसाला पद्धति दोस्तों। तो दहसाला पद्धति किससे संबंधित है? तो भू राजस्व सुधारों से संबंधित थी, और इसका जो अधिकारी था वो टोडरमल था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था दोस्तों। ठीक है, तो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था आपका टोडरमल। इन्होंने एक दहसाला पद्धति भी अपनाई थी। दहसाला पद्धति आपके भू राजस्व संबंधों से ही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन या पूजा गृह जो बनाए थे उसका नाम क्या था? यहाँ पर है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजे। क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछा भी गया है दोस्तों। तो अकबर द्वारा बनाए गए जो उपासना भवन या पूजा गृह थे उनका नाम था इबादत खाना दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इबादत खाने में ही पूजा गृह था या उपासना भवन भी थे दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो आपको भी पता ही है दोस्तों, तानसेन आपका अकबर के टाइम पे थे, तो इसका मतलब बैजू बावरा भी किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के ही टाइम पर विख्यात थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे?
तो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने, और ये किसके शासनकाल से संबंधित है? यहाँ पर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है ये भी लगभग मुगल काल के ही आसपास में हुआ है, और अकबर उस समय राजा थे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास भी। ये चीज़ भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, ठीक है, का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, धर्म युद्ध यानी कि जिहाद का जो नारा दिया गया था बाबर के द्वारा, या फिर तगमा कर को समाप्त कर दिया गया, या फिर युद्ध जीतने पर गाजी की उपाधि, गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, यानी कि अपने धर्म का योद्धा की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर ऑप्शन है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, खानवा के युद्ध को में उसने जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध जीतने के बाद धर्म योद्धा यानी कि गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो अब ये कह सकते हैं हम कि जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें उसने कलंदर की उपाधि धारण की, और खानवा का युद्ध जो कि उसके बाद हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है, राणा सांगा के साथ हुआ था ये युद्ध बाबर का, ठीक है, उसमें इसने गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों। ठीक है, तो 1527 में खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काफी सारे राजपूत राजा एक हो गए थे, तो यहाँ पर इनको भी जिहाद का नाम देना पड़ा था। तो खानवा का युद्ध में ही उसने गाजी की उपाधि और जिहाद का नारा दिया था दोस्तों, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें कि राणा सांगा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और बाबर इसको जीत जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। और ये किस पद्य शैली में लिखी गई है? मुबैयान एक तुर्की पद्य शैली है दोस्तों। ठीक है, तो मुबैयान पद्य शैली के जन्मदाता भी कहलाते हैं बाबर, और इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद ही तुजुक ए बाबरी लिखी है। ये किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, तुर्की में, अरबी में। कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं लोग कि इनकी जो मुगल प्रशासन की जो राजकीय भाषा थी वो तो फारसी थी, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने तुजुक ए बाबरी लिखी है, याद रखना, तू से तुजुक और तू से तुर्की भाषा। तो याद रखना दोस्तों, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखी है दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने जब आगरा नगर का स्थापना की थी, तो उसके बाद मुगलों की राजधानी भी बेसिकली आगरा ही स्थानांतरित हो गई थी। उसके बाद दिल्ली स्थानांतरण किसने किया था? ठीक है, तो दिल्ली स्थानांतरण यहाँ पर जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या शाहजहां। तो याद रखेंगे दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। यहाँ पर लाल किले का उसने निर्माण कराया था। ठीक है, तो दिल्ली को राजधानी किस मुगल साम्राज्य ने बनाया था? सम्राट ने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था दोस्तों, आगरा के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक आपको पता होना चाहिए कि 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की भी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो युवावस्था में उसका जो संरक्षक था वो कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान। तो याद रखना दोस्तों, बैरम खान। बैरम खान अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जहां पर बहता हुआ पानी हो की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। तो यहाँ के जलवायु, मिट्टी, फल के बारे में अपनी दैनंदिनी में लिखने वाला था बाबर। तो साथ ही साथ उसने ऐसे ऐसे बाग बगीचे बनाए जहाँ पर बहता हुआ पानी हो, ऐसे परंपरा का की शुरुआत भी की थी। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 लेकर के मैं अगली वीडियो में आऊँगा आप लोगों के साथ। तो आप बने रहिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मदद पहुँचाएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत,
जय उत्तराखंड।